नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारा पदार्थ के ऊपर लास्ट वीडियो बनेगा। इसके बाद हमारा मैटर समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेपरेट दी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, यानी मिश्रण के घटकों को किस प्रकार हम पृथक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में आपको बताऊंगी तथा इसी के साथ मैं आपको पदार्थ के रासायनिक गुण के बारे में भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी मिश्रण। जो हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, घटकों का पृथक्करण। हमने इससे पहले के वीडियो में मिक्सचर को पढ़ा था। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का जो मेल होता है, जो यौगिक बनता है, उसी को हम मिक्सचर कहते हैं। अब बात आती है मिक्सचर में जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे पानी और नींबू पानी का जो घोल है, उसमें नींबू को और पानी को अलग करना, यही उसके कंपोनेंट घटक हैं। जैसे स्याही है, उसमें से रंग और लिक्विड को अलग करना, यही उसके दो कंपोनेंट हैं। इनको अलग करना, किस प्रकार हम इनको अलग कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए विभिन्न विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो यहाँ पे मेन है, मैं आज आपको उन्हीं को बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला है वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि, इवेपोरेशन मेथड। हमने इससे पहले पढ़ा था कि वाष्पीकरण हम किसे कहेंगे। वाष्पीकरण वह होता है जब द्रव अपने क्वथनांक पर पहुँचे बिना ही वाष्प में बदलता है। आज हम वाष्पीकरण विधि के द्वारा मिश्रण से उसके घटकों को पृथक करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास स्याही, जो इंक होती है, नीले या काले कलर की स्याही से उसके रंग को, जो उसमें रंग दे रहा है जो कंपोनेंट, उसको अलग करना है। स्याही से उसके रंग को पृथक करना, यह वाष्पीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, बीकर लिया, उसके ऊपर एक वॉच गिलास रखा और उसमें हमने इंक रखी और नीचे से हमने हीट दी। इसको स्टोव के द्वारा हमने इसको हीट दी, फ्लेम दिया। इस बीकर में थोड़ा आधा पानी भर लेते हैं, वाटर, क्योंकि हम इंक को डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम बीकर के ऊपर उसको रख के गर्म करते हैं, वॉच ग्लास में रख के गर्म करते हैं। अब जैसे ही हम इसको हीट देते हैं, कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं यहाँ से ऊपर वाष्प बन के उठती है, वाष्प निकलती है, वाष्पीकरण हो रहा है। यहाँ से इस प्लेट से, वॉच ग्लास से, जहाँ पे हमने इंक रखी है, वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। अब जैसे ही वाष्पीकरण होना बंद हुआ, हमने फ्लेम को बंद कर दिया, हीट को देना बंद कर दिया। तो हम देखते हैं कि इस वॉच ग्लास पे एक रंग दिखाई देता है, कलर, इंक से हटके होता है वो कलर। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस प्लेट में जब हमने इंक रखी और नीचे से हीट दी,
तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद वाष्प बन के जो उड़ा हुआ था उसमें पानी, एक कंपोनेंट था उसमें पानी। तो यहाँ पे इससे यह पता चलता है कि इंक पानी और रंग का मिक्सचर होता है जिसे वाष्पीकरण द्वारा पृथक किया जाता है। यहाँ पे दो कंपोनेंट से इंक बनी, एक पानी से और दूसरा कलर से। तो हमने कलर से पानी को अलग करने के लिए हीट दी नीचे से, और जिससे वो पानी वाष्प हो गया तथा हमें कलर प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को अलग कर दिया। यहाँ पे हमने वाष्पीकरण को पढ़ लिया। अब दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे अपकेंद्रीय विधि। अपकेंद्रीय विधि, सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड। सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड अपकेंद्रीय विधि में मिक्सचर को उसके घटकों से अलग करने के लिए, मिक्सचर को उसके कंपोनेंट से अलग करने के लिए अपकेंद्रीय विधि में उसके मीडियम में एक फोर्स लगाया जाता है जिसके कारण उसके घटक अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा क्रीम से मक्खन बनाने के लिए हम उसके बीच में मथनी को चलाते हैं, देर तक चलाते रहते हैं, या मिक्सी से भी उसे देर तक चलाएं तो क्रीम से मक्खन अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। यानी मिक्सचर से उसके दो कंपोनेंट मक्खन और पानी अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से हम अपकेंद्रीय विधि का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा क्रीम से मक्खन निकालना। क्रीम से मक्खन निकालना। इस प्रकार अपकेंद्रीय विधि का प्रयोग करके हम क्रीम से मक्खन को निकाल लेते हैं, यानी जो मिक्सचर है उससे उसका कंपोनेंट अलग करते हैं। तीसरी जो विधि आती है उसका नाम है सब्लिमेशन मेथड, यानी ऊर्ध्वपातन क्रिया। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन मेथड। इससे पहले हमने ऊर्ध्वपातन को पढ़ा था कि ऊर्ध्वपातन हम किसे कहेंगे। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, या गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है, जैसे हमने कपूर देखा था और नेफ्थलीन देखा था। इसके द्वारा हम ऊर्ध्वपातन मेथड के द्वारा हम मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को अलग करते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातित तत्व है। अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातित मैटर है, और इसका और नमक का जो मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड और नमक का NH4Cl और NaCl नमक का जो मिक्सचर बनेगा, उससे हमने इस मिक्सचर से हमने अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। इसे अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन मेथड का यूज करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार। हम जानते हैं जो ऊर्ध्वपातित मैटर होते हैं वह द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। पहले यह ठोस अवस्था में रहते हैं तथा उसके बाद जैसे हम इनको गर्म करते हैं यह गैस में सीधे गैस में बदल जाते हैं बिना द्रव में बदले। हमने एक बीकर लिया, उसमें यहाँ पे हमने अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और नमक का जो मिक्सचर है वहाँ यहाँ पे लिया। नीचे से हमने हीट दी,
नीचे से हमने हीट दी और इसके ढक्कन को हम बंद कर लेते हैं किसी प्लेट से या किसी भी चीज़ से। हम इसके ढक्कन को बंद कर लेते हैं ऊपर से, जिससे वाष्प बाहर न निकले। जैसे ही हम इसको हीट देते हैं, हम देखते हैं कि जो NaCl है यानी नमक यहीं पे रह जाता है, और एक कंपोनेंट है यानी NH4Cl जो वाष्प में बदलता है। यहाँ से वाष्प निकलती है। क्योंकि हमने यहाँ बंद कर रखा, ऊपर से इसके ढक्कन को बंद कर रखा है, और जैसे ही हम हीट को देना बंद करेंगे, ये वाष्प यहाँ किनारों पे लगना शुरू हो जाती है और ठोस हो जाती है। यही हमारा NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड होता है। इस प्रकार हम अमोनियम क्लोराइड और नमक का जो मिक्सचर है, उससे अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन मेथड का उपयोग करते हैं, सब्लिमेशन मेथड का यूज करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ऊर्ध्वपातन का प्रयोग हम किस तरह कर सकते हैं। देखा कि NH4Cl को यानी अमोनियम क्लोराइड को हमने NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिक्सचर से अलग किया। नमक के मिक्सचर को से अलग किया NH4Cl को, क्योंकि NH4Cl एक ऊर्ध्वपातित अवयव है जबकि नमक नहीं है, इसलिए यह अलग हो गया नमक से। अब हम चौथा मेथड पढ़ेंगे। चौथा मेथड है हमारा आसवन विधि, डेस्टिलेशन मेथड। आसवन विधि यह एक इम्पोर्टेंट विधि है। आसवन विधि, डेस्टिलेशन मेथड। इस मेथड के द्वारा हम दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को अलग करते हैं। दो या दो से अधिक जो घुलनशील जो द्रव हैं, जैसे हमारे पास पानी और नींबू का मिक्सचर है, यह आपस में घुल चुके हैं पूरी तरह, इसके कारण अब हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार के मिक्सचर को उसके अलग अलग कंपोनेंट में अलग करने के लिए हमें आसवन विधि का उपयोग करना पड़ता है। जैसे पेट्रोल से उसके अलग अलग कंपोनेंट अलग करने के लिए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जिनके क्वथनांक का यानी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है, अंतर जो होता है, वह अगर 25K से अधिक होता है, उन्हीं को पृथक करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, डेस्टिलेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एसीटोन और पानी का मिक्सचर होता है, उसमें से एसीटोन को पृथक करने के लिए हम डेस्टिलेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पानी और एसीटोन का जो मिक्सचर है, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का अंतर है, बॉइलिंग पॉइंट यानी जहाँ पे द्रव वाष्प में बदलता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25K से अधिक होता है। एसीटोन बहुत जल्दी वाष्प में बदल जाता है, जबकि पानी को वाष्प में बदलने के लिए टाइम लगता है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25K से अधिक होता है। इसीलिए उसको अलग करने के लिए, एसीटोन को पानी से अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम आसवन फ्लास्क में एसीटोन
और पानी का मिक्सचर रखते हैं और नीचे से हम इसको हीट देते हैं तथा यहाँ पे एक संगणक यंत्र लगा होता है जिसमें वाष्प द्रव में बदलती है। यहाँ इसके आगे लगा होता है। जैसे हम हीट देते हैं, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, इसलिए एसीटोन जल्दी वाष्प बन जाता है और यहाँ से गुजर के यहाँ पे एक संगणक यंत्र होता है जो वाष्प को द्रव में बदलता है और पुनः हमें यहाँ एसीटोन प्राप्त होता है। यहाँ एक बर्तन रख के हमें पुनः एसीटोन प्राप्त होता है। इस प्रकार हम एसीटोन और पानी के मिक्सचर से एसीटोन को अलग करते हैं आसवन विधि के द्वारा। अब एक इसी में बात आती है कि 25 के से कम जिनके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर होगा, उन मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे। हम उसके लिए प्रभाजी आसवन विधि का यानी फ्रैक्शनल मेथड का उपयोग करेंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 के से कम होता है। पांचवी विधि है हमारी प्रभाजी आसवन विधि। फ्रैक्शनल मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, इंग्लिश में कहेंगे इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसका उपयोग दो मिश्रणों के लिए किया जाता है। एक तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 के से कम होता है और दूसरा उनके लिए जैसे गैसों का मिक्सचर है। हमारे जो वायुमंडल में जो हवा है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का मिक्सचर होता है। उस पूरे मिक्सचर से हमने ऑक्सीजन को अलग करना है। उसके लिए भी प्रभाजी आसवन विधि फ्रैक्शनल मेथड का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार। इसे यहाँ ऊपर समझा देती हूँ जहाँ से पूरी तरह दिख पाएगी। प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल मेथड। जैसे कि हमने अभी जाना कि प्रभाजी आसवन विधि में उन दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 25 के से कम होता है, यानी कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर होता है, उन द्रवों का पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। एक प्रयोग तो यह होता है प्रभाजी आसवन का, और दूसरा प्रयोग वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण करने के लिए भी प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वायु में हम जानते हैं कि 21% हमारा ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन तथा बाकी अन्य गैसें होती हैं। उन सब मिक्सचर, वायु में पूरा मिक्सचर है, उससे हमने ऑक्सीजन को अलग करना है। उसके लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आइए हम देखते हैं किस प्रकार। बॉइलिंग पॉइंट 25 के से कम हो, जिन दो द्रवों का जो घोल है, जो मिक्सचर है, उससे हमने दूसरे एक कंपोनेंट को अलग करना है।
उसके लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। शर्त यह है कि उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का अंतर होगा वह 25K से कम है अगर, तो हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करेंगे, और अगर इससे अधिक है तो हमने अभी पढ़ा कि हम आसवन विधि का डेस्टिलेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया पेट्रोल। पेट्रोल से उसके घटकों को, उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि पेट्रोल जैसे हम हवा में छोड़ेंगे उसको वो बहुत जल्दी वाष्प बन जाता है, और गर्म करने पे तो वो और जल्दी वाष्प बन जाएगा। तो पेट्रोल में जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं उनको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि वायवीय गैसों का पृथक्करण। वायवीय गैसों का पृथक्करण करने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उससे पहले, इस विधि का प्रयोग करने से पहले वायु को उच्च दाब दिया जाता है, उच्च प्रेशर दिया जाता है। हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था कि दाब परिवर्तन से भी मैटर को हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। सो यहाँ पे उसी का यूज होगा कि वायु को हम उच्च दाब देंगे, उच्च उसका प्रेशर हाई कर देंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे। टेम्परेचर कम करने से ये वायु जो है वो लिक्विड गैस बन जाएगी, द्रवीय गैस बन जाएगी। जैसे LPG सिलेंडर होते हैं उनमें लिक्विड गैस होती है, उसी प्रकार द्रवीय गैस में बदल जाएगा। और इसके बाद जब यह द्रवीय गैस में बदल जाएगा, इसके बाद प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, जिससे इससे विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, वो अलग हो सके। प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि एक आसवन फ्लास्क होता है, आसवन फ्लास्क होता है जो कि आसवन विधि में होता है, लेकिन इसमें एक अंतर यह होता है कि यहाँ पर एक प्रभाजी स्तंभ होता है, प्रभाजी स्तंभ होता है जो कि कंडेंसेशन जो यंत्र है, संगणक जो यंत्र है उससे जुड़ा होता है। ये स्तंभ, जैसे हम यहाँ पे लिक्विड गैस डालते हैं, द्रवीय गैस डालते हैं यहाँ और नीचे से हीट देते हैं, यहाँ वाष्प बन के इस प्रभाजी स्तंभ में जाता है। इस स्तंभ पे छोटे छोटे कांच के गुटके टाइप के होते हैं जो कि गैस को ठंडा करने के काम में आते हैं, और जब यह इस संगणक में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पे गैस लिक्विड बन जाती है और यहाँ से हमें अलग गैस प्राप्त होती है। लिक्विड के रूप में हमें जैसे कि ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है लिक्विड के रूप में। इस प्रकार से प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करके हम वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करते हैं। सो हमने यहाँ पे मिश्रण से किस प्रकार उसके कंपोनेंट को अलग किया जाता है उसके लिए विभिन्न विधियाँ पढ़ी। अब मैं आपको केमिकल नेचर, मैटर के केमिकल नेचर के बारे में बताती हूँ। अभी तक हमने मैटर के फिजिकल नेचर को पढ़ा। फिजिकल नेचर यानी जिसमें रंग, उसकी हार्डनेस और उसका बहाव, उसकी गंध, इन सब को पढ़ा, वो सब फिजिकल नेचर में आते हैं। अब हम केमिकल नेचर, केमिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम केमिकल चेंज को पढ़ते हैं। केमिकल चेंज किस प्रकार से केमिकल चेंज होता है? जब दो मैटर मिलके, दो सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और वह नया सब्सटेंस जिस विधि से बनता है, जिस प्रकार बनता है, वहाँ पे एक केमिकल चेंज होता है, उसे ही हम केमिकल चेंज करेंगे। टू सब्सटेंस, पहला सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस मिलके
एक न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं। इसे हम केमिकल, यहाँ पे केमिकल चेंज होगा और न्यू सब्सटेंस बनेगा, इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। जब न्यू सब्सटेंस बनता है, दो सब्सटेंस मिलके न्यू सब्सटेंस बनता है, उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। अब हम नेचर ऑफ मैटर, केमिकल नेचर ऑफ मैटर को देखते हैं। पहला है द केमिकल प्रॉपर्टी आर डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो रासायनिक क्रिया होती है पदार्थ की जो रासायनिक क्रिया होगी वह उसके पदार्थ पे, मैटर पे डिपेंड करती है, उसके संगठक पे डिपेंड करती है, यानी उसके बनावट पे डिपेंड करती है। कंपोजिशन डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जो रासायनिक क्रिया दो पदार्थों के बीच होगी वह पूरी तरह उस पदार्थों पे डिपेंड करेगी कि किस प्रकार से एक नया पदार्थ बनेगा। दूसरी रासायनिक जो लक्षण आता है मैटर का वो है व्हेन ए सब्सटेंस गोज टू केमिकल चेंज द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एंड इट्स डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ न्यू मैटर, न्यू सब्सटेंस। जब दो सब्सटेंस मिलते हैं, जब दो पदार्थ मिलते हैं, जब दो पदार्थ मिलते हैं और मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, वह पूरी तरह इनके जो बनावट है उस पर आधारित होता है। यह एक नया पदार्थ बनाते हैं, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि दो सब्सटेंस मिलकर, एक पहला सब्सटेंस मिला और दूसरा सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, बिल्कुल अलग सब्सटेंस बनाते हैं जो इन दोनों से अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि फिजिकल नेचर में हमने पढ़ा था कि पानी और नींबू का घोल है, पानी और नींबू का जो घोल बना हमारे पास, यह एक फिजिकल चेंज हुआ यहाँ पे, जिस कारण पानी और नींबू का घोल बना, ये दोनों आपस में घुल गए। लेकिन हमें कुछ अलग पदार्थ नहीं मिला, यह भी लिक्विड है, यह भी लिक्विड है, कुछ अलग हमें मिला नहीं। इसे हम फिजिकल नेचर कहेंगे मैटर का। लेकिन केमिकल नेचर में दो सब्सटेंस, दो पदार्थ मिलकर एक नया ही पदार्थ बनाते हैं। जैसे हम देखेंगे कोयला जला, ऑक्सीजन ली उसने जलने के लिए, कोयला और ऑक्सीजन मिलकर CO2 रिलीज करते हैं। कोयला जला और उसने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। यह बिल्कुल ही अलग है, इस कोयले और ऑक्सीजन से में बिल्कुल ही अलग सब्सटेंस हमें मिला। केमिकल नेचर का एक मुख्य यह गुण होता है कि यह इरिवर्सिबल होता है। जैसे हमने कोल को जलाया, हीट दी, इसको जलाया और हमें CO2 वाष्प के रूप में, गैस के रूप में रिलीज हुई, CO2 मिली। हम पुनः इसको कोल में नहीं बदल सकते हैं, इरिवर्सिबल हो गया। यानी कि केमिकल चेंज में दो सब्सटेंस से मिलकर जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम पुनः उन सब्सटेंस में नहीं लेके आ सकते, इरिवर्सिबल होता है। इस प्रकार से हम
नेचर ऑफ मैटर, केमिकल नेचर ऑफ मैटर को देख सकते हैं। केमिकल नेचर ऑफ मैटर को हमने देखा। अब हम तत्व और यौगिक को पढ़ेंगे, यानी एलिमेंट और कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड किसके भाग होते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ दो भागों में बटा होता है, दो भागों से मिलकर बने होते हैं। हमने पढ़ा था कि जिन कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान होती है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। पहला है, यह दो भागों में बटा है, तत्व, एलिमेंट, और दूसरा यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड्स। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक कंपाउंड्स को बांटा गया है। अब हम तत्व के बारे में जानते हैं। फ्रांस के एक रसायनज्ञ हुए हैं एंटोनी लॉरेंट। एंटोनी लॉरेंट, इन्होंने सबसे पहले तत्व को परिभाषित किया, यानी एलिमेंट की इन्होंने डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि तत्व पदार्थ का वह मूल अवस्था है, तत्व पदार्थ की वह मूल अवस्था होती है जिसको रासायनिक क्रिया द्वारा एक सरल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है, अन्य सरल पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है। यानी कि तत्व व पदार्थ का एक ऐसा पदार्थ है तत्व जिसको रासायनिक रिएक्शन द्वारा, जो केमिकल रिएक्शन द्वारा और अन्य पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि वही पदार्थ का एक मूल रूप है, बेस वही है पदार्थ का। इन्होंने कहा कि तत्व वह होते हैं जिनको केमिकल चेंज के द्वारा अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है, पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। एंटोनी लॉरेंट ने कहा कि तत्व पदार्थ की वह मूल अवस्था होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उसे अन्य पदार्थों में नहीं बदला जा सकता है। तत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया। तत्व के 3 भाग होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। अब यहीं पे धातु, अधातु और उपधातु के गुण जो होते हैं उसके नेचर को हम जानते हैं। धातु में सबसे पहला आता है कि यह चमकीली होती है, शाइनी होती है, धातु चमकीली होती है। दूसरा इसका गुण है कि यह चांदी जैसे सफ़ेद और सोने जैसे पीली होती है। धातु का रंग मुख्यतः सफ़ेद और पीला होता है। तीसरा इसका गुण है कि इनमें यह इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्टर होती हैं, यानी यह विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चौथा इनका गुण है कि इनमें तन्यता होती है, यानी इनको खींच के हम एक पतली चादर में ढाल सकते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तन्यता होती है। इनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब 5वां गुण इसी में आता है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। धातु का 5वां गुण है कि ये आघातवर्ती होती हैं, यानी इनको पीटा जा सकता है, इनको पीट के एक पतली चादर में ढाला जा सकता है। और 6वां गुण है
धातु का छठवां गुण यह है कि ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। प्रतिध्वनि पूर्ण यानी कि इनमें आवाज़ होती है। जब हम इनको पीटते हैं तो इनमें एक आवाज़ होती है। प्रतिध्वनि को इंग्लिश में सोनोरस कहते हैं। तो यह थे पदार्थ, धातु के गुण। धातु के एग्जाम्पल हैं, जैसे धातु के एग्जाम्पल हो गए लोहा, सोना, चांदी, ये सभी धातु के एग्जाम्पल हैं। अधातु की बात कर लेते हैं। अधातु के गुण यह होते हैं कि यह किसी भी रंग की हो सकती हैं, किसी भी कलर की हो सकती है। जैसे धातु में था कि यह सफ़ेद और पीली होती है मुख्यतः, लेकिन अधातु किसी भी रंग की हो सकती है। और अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी कि नॉन मेटल आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातु का अगला गुण है कि यह न तो प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, यानी इनको पीट कर आवाज़ नहीं आती है, और न ही आघात होती है, यानी इनको पीटा भी नहीं जा सकता है, और न ही और चमकीली होती है। सो यहाँ पे हमने अधातुओं के बारे में, उसके गुणों के बारे में जाना। अब बात आती है उपधातु की। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु के बीच में आते हैं। कुछ गुण उसमें धातु के होते हैं, कुछ अधातु के होते हैं। उन्हें हम उपधातु मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स में जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि आते हैं। यह धातु और अधातु के बीच के गुणों को दिखाते हैं। सो हमने देखा कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। अब यौगिक पे बात करते हैं। यौगिक हम किसे कहेंगे, कंपाउंड हम किसे कहेंगे। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक फिक्स मात्रा में, एक नियत अनुपात में मिलाकर केमिकल चेंज के द्वारा जब बदला जाता है, उसे यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक फिक्स मात्रा में, एक नियत अनुपात में मिलकर यौगिक को बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक को बनाते हैं, कंपाउंड को बनाते हैं केमिकल चेंज के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर कंपाउंड को बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण पार्टिकल मिलकर वाटर को बनाता है, H2O को बनाता है। यह एक यौगिक है, कंपाउंड है। इस प्रकार हम कंपाउंड को देखते हैं कि 2 और 2 से अधिक तत्व एक फिक्स मात्रा में, यहाँ पे 2 पार्टिकल हैं हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है, जो मिलकर पानी को बना रहे हैं। फिक्स मात्रा में मिलकर केमिकल चेंज के द्वारा एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे ही हम यौगिक कहते हैं, उसे ही हम यौगिक कहेंगे। यौगिक की यह खासियत होती है कि यह इरिवर्सिबल होता है, यानी कि H2O को पुनः इसमें अलग अलग उसमें बदला नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल होती है मुख्यतः। इस प्रकार हमने एलिमेंट और कंपाउंड को जाना। एलिमेंट तीन भाग होते हैं एलिमेंट के, धातु, अधातु और उपधातु। धातु में जैसे लोहा, सोना, चांदी। अधातु में आता है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि अधातु में आते हैं। और उपधातु जर्मेनियम, सिलिकॉन। और उसके बाद हमने यौगिक को जाना कि 2 या 2 से अधिक तत्व नियत मात्रा में केमिकल चेंज के द्वारा जो नया पदार्थ बनाते हैं, उसे यौगिक कहते हैं।
आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर अभी तक चल रहा था पदार्थ मैटर, वह भी समाप्त होता है। अब इसके बाद हम एक नया चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।